नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि विल रिजर्व बैंक गो फॉर CRR कट। 3 दिवसीय समीक्षा 4 दिसंबर को प्रारंभ हुई, जिसमें उम्मीद थी कि रेपो रेट 6.5% पर बनी रहेगी। न्यूज ये है कि अब CRR में कटौती की उम्मीद की जा रही है। विश्लेषकों का अनुमान है कि बैंकिंग लिक्विडिटी यानी बैंकिंग तरलता को आसान बनाने के उपाय CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो में संभावित कटौती की जा सकती है। आप जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि बैंकिंग लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए CRR क्या होता है उसकी चर्चा आगे करेंगे। CRR कटौती का कारण क्यों है, CRR में कटौती क्यों की जा रही है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, टाइट लिक्विडिटी कंडीशन यानी सख्त तरलता स्थिति और Q2 2024 में 5.4% GDP वृद्धि ने CRR में कटौती की मांग को बढ़ा दिया है। GDP को बढ़ाने के लिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है। GDP की वृद्धि दर कम है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये CRR में कटौती करने की एक्सरसाइज चल रही है। अब बात करते हैं CRR क्या होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व किया जाता है, कहाँ किया जाता है इसकी बात करते हैं। देखिए, CRR बैंक्स डिपॉजिट यानी बैंकों की जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे RBI के पास कैश रिजर्व यानी नगद भंडारण के रूप में रखना होता है और वर्तमान में ये 4.5% है। क्यों रखना होता है? उदाहरण के रूप में अगर बात करें कि बैंकों के डिपॉजिट्स, बैंक के डिपॉजिट किस में शामिल होगा? बैंक जैसे मान लीजिए SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या हो गया आपका ICICI, या हो गया आपका पंजाब नेशनल बैंक PNB जिसको बोलते हैं। इनको अपनी कैश, अपनी नगद का रिजर्व रखना होता है RBI के पास। क्यों रखना होता है? क्योंकि ये पूरा रूल सेट किया गया है कि अगर बैंकों के पास तरलता अधिक होगी तो वो कस्टमर को अधिक लोन दे सकेंगे। अधिक लोन देंगे तो महंगाई आ सकती है, सभी के हाथ में पैसा आ जाएगा, सभी के जेब में पैसा हो जाता है। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये CRR का कंसेप्ट लाया गया था। अब बात करते हैं कि CRR कटौती का प्रभाव क्या होगा, यानी इम्पैक्ट ऑफ CRR कट का क्या होगा। देखिए, 25 से 50 BPS यानी बेसिस पॉइंट की कमी से बैंकों के लिए 55,000 करोड़ रुपए से लेकर 1.2 लाख करोड़ रुपए तक की तरलता मुक्त हो सकती है, यानी लिक्विडिटी उनके पास हो सकती है। अभी CRR जैसे 4.5% है, अगर इसको घटा करके 3% कर दिया जाए, 2% कर दिया जाए या 1% पे ला दिया जाए तो बैंकों का जो पैसा डिपॉजिट है RBI के पास, वो वापस बैंकों के पास पहुंच जाएगा। चाहे वो SBI के पास पहुंच जाए, ICICI के पास, या जितने भी बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, जितने भी हैं, तो उनके पास अधिक पहुंचेगा तो वे अधिक क्या होगा, लिक्विडिटी उनके पास होगी तो लोन अधिक कस्टमर को दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि इफेक्ट ऑन लेंडिंग यानी इसका CRR के कटौती का प्रभाव ऋण पर क्या होगा। एक्स्ट्रा लिक्विडिटी यानी एक्स्ट्रा अतिरिक्त तरलता आने से लेंडिंग यानी ऋण देने की कैपेसिटी उपलब्ध होगी बैंकों की, जो अधिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, यानी GDP की वृद्धि में संभावना होगी, क्योंकि पैसा जैसे बैंकों के पास आ जाएगा वो कस्टमर को देंगे। कस्टमर क्या है, उस फंड को बिजनेस के लिए करेंगे, स्टार्टअप के लिए करेंगे। इन सारी एक्सरसाइज में पैसा लगाया जाएगा तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं लिक्विडिटी इश्यू यानी तरलता संबंधी मुद्दों के ऊपर। रुपए को स्टेबलाइज करने यानी रुपए को स्थिर करने और RBI के इंटरवेंशन यानी RBI के हस्तक्षेप से तरलता और अधिक कठिन हो गई है, यानी लिक्विडिटी टाइट हो गई है, जिससे कि CRR में कटौती जैसे उपायों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसलिए पूरी न्यूज बनी चर्चा में और निश्चित रूप से UPSC क्वेश्चन पूछता रहा है CRR क्या होता है, क्यों किया जाता है। इनके पॉइंट को जो अभी हमने चर्चा की है रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि राज्यसभा पासेस बॉयलर बिल फॉर सेफ्टी एट फैक्ट्रीज। राज्यसभा ने बॉयलर बिल को पारित कर दिया है जो औपनिवेशिक शासन द्वारा लाए गए वर्ष 1923 के बॉयलर्स एक्ट का स्थान लेगा। ये पुराना एक्ट था, उसको बदलने की आवश्यकता थी। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में न्यूज भी बनी थी, जून जुलाई के महीने में विशाखापत्तनम में और आंध्र प्रदेश के और फैक्ट्रीज एरिया में बॉयलर फटने से कई लोगों की मौत हुई थी। तो उसी को देखते हुए ये सब अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह विधेयक उन कारखानों में सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जहां पर इंडस्ट्रियल बॉयल यानी औद्योगिक बॉयलर का उपयोग किया जाता है। यह विधेयक बॉयलर के रेगुलेशन से संबंधित सभी टेक्निकल एस्पेक्ट और पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी यानी एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इसमें निर्माण के मानक, मैक्सिमम प्रेशर स्पेसिफिकेशन के साथ ही सभी बॉयलर का रजिस्ट्रेशन और पीरियोडिक इंस्पेक्शन शामिल है
और समय समय पर अगर इंस्पेक्शन नहीं होता है तो बॉयलर फटने जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे कई निर्दोष लोगों की जाने जाती हैं, जिसमें जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री गोयल ने कहा कि यह विधेयक बॉयलर के निर्माण और उपयोग के रेगुलेशन के लिए प्रावधान करेगा, जिससे बॉयलर में विस्फोट के खतरे से लोगों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो ये पूरा बिल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इज द कास्ट सेंसस अ यूजफुल एक्सरसाइज। भारत में कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना की मांग ने पॉलिटिकल मोमेंटम यानी राजनीतिक गति बढ़ा दिया है, जिसका समर्थन विपक्षी नेताओं, एनजीओ और यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी किया है। समर्थकों का तर्क है कि जाति जनगणना से प्रत्येक जाति के लिए नौकरियों, भूमि और धन जैसे अनुपातिक सरकारी लाभ सुनिश्चित करने के लिए डेटा उपलब्ध होगा। हालांकि लेख ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरणों का हवाला देते हुए ऐसी पहल की कि अंतर्निहित खामियों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी ऐतिहासिक संदर्भ के ऊपर। देखिए, भारत में जाति जनगणना वर्ष 1871-72 में जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस दौरान शुरू हुई थी। उस टाइम भारत का शासन था लॉर्ड मेयो का। अब हिस्ट्री में भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी से। शुरू हुई जिसमें कई वर्षों के प्रयास किए गए, जिसमें वर्ष 1931 की जनगणना भी शामिल है जहां 4000 से अधिक जातियों की पहचान की गई थी। वर्ष 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ने 46.7 लाख जातियों की पहचान की, लेकिन मिस क्लासिफिकेशन यानी त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और असंगत रिपोर्टिंग के कारण इन प्रयासों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जाति की पहचान अक्सर मनमानी एवं त्रुटियों से ग्रस्त होती है, जैसा कि वर्ष 2022 की बिहार जनगणना में किन्नर हिजड़ा जैसे कैटेगरी को शामिल करने के विवाद में देखा गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया बैक्स यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर इजराइल एग्जिट। भारत ने यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है जिसमें पूर्वी यरूशलेम सहित वर्ष 1967 से कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र से इजराइल को वापस बुलाने का आह्वान किया गया था। प्रस्ताव में पश्चिम एशिया में व्यापक, न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति प्राप्त करने के आह्वान को दोहराया गया। सेनेगल द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फिलिस्तीन के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान मंगलवार को 193 सदस्यीय महासभा में भारी बहुमत से पारित किया गया। भारत उन 157 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका सहित 8 देशों ने इसके विपक्ष यानी इसके खिलाफ मतदान किया। प्रस्ताव के माध्यम से महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वर्ष 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति एवं सुरक्षा के साथ रहने वाले इजराइल और फिलिस्तीनी के 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य समाधान के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। इसने गाजा पट्टी में डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकी अथवा टेरिटोरियल चेंजेस यानी क्षेत्रीय परिवर्तन के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 20 पर और ये एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्टडी फ्लैग्स एग्रोफॉरेस्ट्री थ्रेट्स टू फ्रॉग। एनसीएफ इंडिया यानी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया और बीईएजी यानी बॉम्बे एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप द्वारा किए गए एक अध्ययन ने नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट यानी उत्तर पश्चिम घाटों में एंडेमिक फ्रॉग यानी स्थानिक मेढक प्रजातियों पर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस के प्रभाव का पता लगाया। अब बात करते हैं कि स्टडी का एरिया क्या था। रिसर्च यानी शोध महाराष्ट्र में कम ऊंचाई वाले लैटराइट पठारों पर केंद्रित था, विशेष रूप से मानसून सीजन जो जून से लेकर सितंबर 2022 के दौरान बागों, धान के खेतों और संशोधित क्षेत्रों में। अब इसका देखिए की फाइंडिंग्स यानी मुख्य निष्कर्ष क्या निकल के आए। एम्बिफियन डाइवर्सिटी यानी उभयचर विविधता, धान के खेतों में विविधता सबसे कम थी और अछूते पठारों की तुलना में बागों में बहुतायत सबसे कम थी। एंडेमिक फ्रॉग स्पीसीज यानी स्थानिक मेढक प्रजातियों पर बात कर लेते हैं। ये देखिए बिल खोदने वाले मेढक जिनको मिनरवरिया सेफी और गोवा फिजरवरिया जैसे स्थानिक प्रजातियां मॉडिफाइड आवासों में प्रचुर मात्रा में कम थीं, जो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस से होने वाले नुकसान का संकेत देती हैं। इस मेढक के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंप्रूव सेक्स रेशियो
एंड अक्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ अ गर्ल्स सेज WCD मिनिस्टर। सरकार ने कहा कि देश में बालिकाओं के जन्म के समय सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात वर्ष 2014-15 में जहां 918 था, उससे बढ़कर वर्ष 2023-24 में 930 हो गया। ये बहुत अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है इंडिया के लिए। और ये प्रभाव किसका है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब किसी भी स्कीम का रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करती है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। वैसे भी पिछले अंकों में हम चर्चा कर चुके हैं, जिस स्कीम या योजनाओं के 10 वर्ष पूरे होते हैं तो उसकी क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी में से थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा और शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रयास के रूप में प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 2 मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, 3 मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, 4 के द्वारा की गई है या 1 के द्वारा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 3 मंत्रालय हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यह बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के अंतर्गत देश के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 100% फंडिंग किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लागू नहीं कर रही है। ये स्टेटमेंट फॉर्म में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये मिसलेनियस सेक्शन की न्यूज है। आजकल यूपीएससी प्राइजेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको कवर करना जरूरी है। न्यूज ये है कि भारतीय मूल की स्कॉटिश कलाकार जसलीन कौर ने अपनी प्रदर्शनी ऑल्टर के लिए प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 जीता है, जो बहुलता, व्यक्तिगत एवं राजनीतिक विषयों पर आधारित है। क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण हिंदी के पेपर ने कवर किया था और ये IR सेक्शन की न्यूज है, जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों पर चीन के साथ चर्चा होगी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को भारत चीन संबंधों पर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति में स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए अपेक्षित और महत्वपूर्ण है। दोनों पक्ष आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन और तनाव कम करने पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा में जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों पर बयान देते हुए यह भी कहा कि पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत सैनिकों की वापसी का काम संपन्न हो गया है। देपसांग और डेमचौक में यह काम पूरी तरह से संपन्न होना भी बाकी है। तो इन दोनों एरिया की लोकेशन को मैप पे आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।